अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 90 रंगीन ख्वाब। कबीर लैला के बोलने का इंतजार करते हुए कुछ इरिटेट सा हो गया। जैसे ही उसके चेहरे पर जमी लैला की नजरों को यह एहसास हुआ, उसने जल्दी से कहा, सिने एम्प्लॉइज यूनियन के फंड रेजिंग इवेंट पर मेरे साथ परफॉर्म करेंगे आप? कबीर ने यह सुना तो कुछ पलों के लिए खामोश हो गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, कब है? ये सुनते ही लैला के होठों पर मुस्कुराहट सी बिखर गई। उसने कबीर की आंखों में ही देखते हुए कहा, 2 दिन बाद। कबीर ने सामने रखी डायरी उठाई और उसमें अपना शेड्यूल देखने लगा। फिर कुछ सोचते हुए कहा, हालांकि उस दिन मेरे लिए दूसरे इवेंट्स बुक्ड हैं, लेकिन तुम्हारे लिए इतना जरूर कर सकता हूं कि 1 घंटे का वक्त निकाल सकूं। ये सुनते ही लैला एकदम खिल सी गई थी। उसने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा, थैंक यू सो मच कबीर सर। अब अग्रीमेंट पेपर किधर है? लाइए मैं साइन कर दूं। कबीर ने ओके कहते हुए टेबल पर रखा बेल बजाया तो कुछ ही पलों में अश्विन वहां पेपर्स लिए आ गया। लैला ने पेपर साइन करने के लिए जैसे ही पेन उठाया तो कबीर ने उसे टोकते हुए कहा, पढ़ तो लो पहले। तब लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने पढ़ लिया ना, एक ही बात है। तब कबीर ने एकदम से सपाट लहजे में कहा, इंसान सबसे ज्यादा धोखा कब खाता है पता है? जब वो हर किसी पर अंधा यकीन कर बैठता है। कबीर के मुंह से सुनते ही लैला ने धीरे से सॉरी कहा और फिर अग्रीमेंट के क्लॉज पढ़ने लगी। कुछ ही देर में उसने लगभग सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आखिरी वाले पॉइंट्स पर पड़ी, उसने चौंकते हुए कहा, शूटिंग शिमला में होगी? कबीर ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ, इसीलिए तुम्हें कहा कि पहले पढ़ लो, उसके बाद साइन करना। लेकिन शिमला में बाकी सब कुछ मैनेज कैसे होगा? आई मीन शूटिंग के बाद रहना, खाना पीना सब कुछ। उसका मासूमियत भरा सवाल सुनकर कबीर हंस पड़ा था। फिर उसने समझाते हुए कहा, इन सारी बातों का ध्यान प्रोडक्शन मैनेजमेंट देखता है। तुम्हें सिर्फ शिमला के लिए गाड़ी में सवार हो जाना है, बाकी तुम्हारी सारी जरूरतों का ख्याल वो लोग खुद देख लेंगे। ये सुनकर लैला को जरा चैन आया। उसने लेकिन फिर भी ठिठकते हुए पूछा, अब तो साइन कर सकती हूं ना, या फिर अभी भी कोई खतरनाक सा पॉइंट रह गया है? नहीं, अभी कोई पॉइंट नहीं रह गया, साइन कर सकती हो। कहकर अभी कबीर खामोश हुआ ही था कि तभी फोन की बेल बज उठी। उसने लैला को साइन करने का इशारा करते हुए हेलो कहा तो उधर से कुछ गुस्से में भरी सुजॉय की आवाज आई, व्हाट इज दिस कबीर सर? आप पार्थो की फिल्म साइन कर रहे हैं, ये जानते हुए कि मेरी फिल्म की शूटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। सुजॉय की आवाज इतनी तेज थी कि कबीर के सामने बैठी लैला को भी उसकी सारी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। लैला की नजरें कबीर के चेहरे पर उभर आई सख्ती साफ तौर पर महसूस कर रही थी। कबीर ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ, मैं और लैला पार्थो की फिल्म साइन कर चुके हैं और हमें अच्छे से पता है कि तुम्हारी फिल्म अभी कम से कम 1.5 महीने के लिए पेंडिंग में चली गई है। अब तुम्हारी फिल्म कंप्लीट होने के चक्कर में हम अपनी रोजी रोटी पर लात तो नहीं मार सकते हैं ना? लेकिन ऐसे में तो दिव्या ठीक भी हो गई तो भी मेरी फिल्म अटक जाएगी, क्योंकि आप लोग पार्थो की फिल्म में बिजी होंगे। सुजॉय के लहजे में झुंझुलाहट थी, लेकिन कबीर ने उसे सख्त लहजे में कहा, ओ कम ऑन सुजॉय, मुझे मेरा काम समझाने की कोशिश मत करो। इतनी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर भी है। पार्थो की ये मूवी पूरी होने में मुश्किल से महीने भर का टाइम लगने वाला है और अभी यहाँ दिव्या को ठीक होने में 1.5 महीने लगेंगे। अब ऐसे में हम हाथ पर हाथ धरे बैठकर ये 1.5 महीने तो नहीं गुजारने वाले ना। कबीर के इस एक्सप्लेनेशन के बाद अब सुजॉय के पास बहस का कोई पॉइंट नहीं बचा था, इसलिए उसने ओके कहते हुए कॉल रख दिया। इधर लैला ने पेपर साइन करके वापस टेबल पर रखते हुए कहा, ये हो गया, वैसे शूटिंग के लिए निकलना कब है? वो पार्थो इन्फॉर्म कर देगा। कबीर ने कहकर अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा और फिर बोला, 1:30 बज चुके हैं, खाना खाकर जाना। लैला ने जल्दी से कहा, नहीं ठीक है,
मैं घर जाकर खा लूंगी ना। लेकिन कबीर ने उठते हुए कहा, सोच लो, घर पर मेरी फिल्मों की वीडियो होगी और यहाँ साक्षात मैं। तुम चाहो तो स्टडी में किताबें देख सकती हो, मैं थोड़ी देर में लंच के टेबल पर मिलता हूँ। ये कहकर कबीर वहां से अंदर की तरफ चला गया और लैला वहीं हॉल में घूमती हुई स्टडी रूम में आ गई। बुक शेल्फ में लगी किताबों को वो गौर से देखती जा रही थी। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक नोटबुक में दबे कुछ कागजों पर पड़ी। झांकते हुए उन पेपर्स पर पेंसिल से खींची आड़ी तिरछी लकीरों ने बस उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उसने पास जाकर देखा तो चौंक सी गई। उन आड़ी तिरछी लकीरों से किसी का चेहरा उकेरने की कोशिश की गई थी। उसने एक नजर स्टडी के बंद दरवाजे की तरफ देखा और फिर खुद को रोक नहीं पाई। लैला ने झट से उस नोटबुक को खोला और उन सफेद कागजों पर बनी तस्वीर को गौर से देखने लगी। जैसे जैसे वो उन कागजों को गौर से देखती जा रही थी, उसकी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थीं। उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, ये तो मेरा चेहरा लगता है। फिर उसकी नजर खुले हुए नोटबुक के पन्ने पर पड़ी। मोतियों जैसी लिखावट में वहां पर कुछ लिखा हुआ था। धड़कते हुए दिल से उसने वो नोटबुक उठाया और उसके पन्ने पर लिखी बातें पढ़ने लगी, जो कुछ यूं थी। अपनी उम्र की लड़कियों की तरह अल्लड़ नहीं है वो, समेटी हुई एक पूरी किताब है, बिल्कुल मेरी स्टडी में सजी बाकी किताबों की तरह। अपनी उम्र की लड़कियों की तरह अल्लड़ नहीं है वो, समेटी हुई एक पूरी किताब है, बिल्कुल मेरी स्टडी में सजी बाकी किताबों की तरह। और मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया है। उसकी नाजुक शख्सियत के पन्ने धीरे धीरे पलट रहा हूं ताकि उसे कोई चोट ना पहुंचे। ये पढ़कर लैला खुद को पिछले पन्ने को पलटने से रोक नहीं पाई, लेकिन उसके कान रह रहकर किसी भी आहट को पहचानने की कोशिश भी कर रहे थे ताकि कबीर के आने से पहले वो इस नोटबुक को वापस अपनी जगह पर रख सके। उसने जल्दी से पीछे के पन्ने पलटे और फिर एक जगह ठिठक सी गई। वहां पर पेंसिल से एक आधा अधूरा होठ बना हुआ था, जिसके नीचे लिखा हुआ था, उस दिन उसके माथे को चूमने के बाद मैं अजीब से एहसासों से घिरा हुआ था, यूं जैसे कि मैंने कुछ अधूरा छोड़ दिया हो। लेकिन उन सहमी हुई आंखों को देखकर मैं दंग रह गया कि आज उसने मेरा अधूरा छोड़ा हुआ काम पूरा करके जैसे मुझे कंप्लीट कर दिया है, यूं जैसे किसी गुलाब ने खुद को मेरे गालों और मेरे होठों से छू लिया हो। हाँ, इतना ही नर्म एहसास था उसके होठों का। वो लफ्ज थे कि कोई जादू। लैला के चेहरे पर शर्म की लाली बिखर सी गई। इसका मतलब है कबीर सर को लेकर जो एहसास मेरे मन में है वही उनके मन में भी है। ये सोचती हुई लैला के मासूम चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल बिखर गई। तभी दरवाजे पर आहट हुई तो उसने नोटबुक के बीच उन सफेद पन्नों को डाला और जल्दी से वापस बुक शेल्फ की तरफ आकर एक किताब निकाल ली। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते हुए एक औरत की आवाज उभरी, साहिब खाने की टेबल पर आपका इंतजार कर रहे हैं। लैला ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए जल्दी से दरवाजा खोल दिया और बोली, जी। फिर वो उस मेड के पीछे पीछे ही डाइनिंग एरिया में चली आई। लेकिन इस बार कबीर का सामना करने के लिए उसे बहुत हिम्मत की जरूरत थी। उसके कान की लौ तक सुर्ख हो चली थी, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर छाई शर्म में छिपी खुशी कबीर की आंखों से भी छुपी नहीं रह सकी। वो जब उसके सामने वाली चेयर पर बैठी और प्लेट उठाने लगी तो कबीर ने उसके कांपते हुए हाथों को गौर से देखते हुए कहा, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई सी क्यों दिख रही हो? लैला ने एक हल्की सी नजर उस पर डाली और कहा, घबराई हुई और मैं नहीं तो। उसने टालने की कोशिश की तो फिर कबीर ने भी बात पलटते हुए कहा, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? ये सवाल सुनते ही लैला कुछ चौंक सी गई। ये सवाल उसकी जिंदगी में उसके माँ बापू के अलावा और तो किसी ने नहीं पूछा था, और वो तो उनसे पूछने पर भी कुछ कह नहीं पाई थी। कुछ एक सब्जियों के अलावा और कोई ऑप्शन ही कहाँ होता था खाने में। उसके होठों पर एक फीकी सी हंसी बिखर गई और उसने कहा,
आज तक कभी सोचने का मौका नहीं मिला था कि मुझे खाने में क्या पसंद है, इसीलिए पता ही नहीं। कबीर ये अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सुनकर कुछ पलों के लिए खामोश हो गया। फिर उसने सब्जियों वाले बोल से ढक्कन हटाते हुए कहा, मुझे तो पनीर बेहद पसंद है। मैं अपने दोपहर के खाने में पनीर की एक न एक डिश जरूर रखता हूँ। फिर उसने अपनी प्लेट में सब्जी निकालकर वो बोल लैला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम भी ट्राई करके देखो, क्या पता पनीर अब तुम्हारा भी फेवरेट हो जाए। लैला ने मुस्कुराते हुए बोल थाम लिया और फिर वो सब्जी लेकर बाकी की चीजें भी अपनी प्लेट में डालने लगी। उसके मन में मगर अब भी उन नोटबुक के पन्नों पर लिखी बातें ही घूम रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मन ही मन कोई ख्वाब देख रही हो और कबीर ने एकदम से आकर उन सारे ख्वाबों में रंग भर दिया हो। अगले दिन नरेन जब सेट पर पहुंचा तो अरुण और आंचल दोनों ही मौजूद थे। उसे ये देखकर बेहद खुशी हुई। माया मैम की एक ही डांट ने दोनों को रास्ते पर ला दिया। नरेन ने मन ही मन खुश होते हुए सोचा। तभी अरुण ने उसके पास आते हुए कुछ सख्त लहजे में कहा, माया मैम को हमारे बारे में तूने ही भड़काया ना भाई। ये इल्जाम सुनकर नरेन चौंक सा गया। उसने भी उसी लहजे में कहा, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार शांति से ही पूछ ले मुझसे। तू दोस्त होकर मेरे साथ ऐसा करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे सब पता है। माया मैम को हमारी तरफ ध्यान दिलाने में तेरा ही हाथ था। अरुण ने कुछ गुस्से में कहा तो नरेन को भी गुस्सा आ गया। उसने अरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख भाई, मुझे तेरी वजह से प्रॉब्लम होगी तो मैं तुझसे कहूंगा और किसी से नहीं। और माया मैम क्या बच्ची हैं कि मैं उनका ध्यान दिलाऊंगा वो तभी देखेंगी? क्या उन्हें नजर नहीं आया कि इतनी देर बाद भी तुम दोनों का कोई अता पता नहीं था? मैंने अगर उनके सामने तुम दोनों के बारे में एक लफ्ज भी कहा होता तो मैं अभी तुम्हारे सामने एक्सेप्ट कर चुका होता। लेकिन जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो तुझे कोई हक नहीं बनता मुझ पर यूं इल्जाम लगाने का। नरेन की पूरी बात सुनकर पास ही खड़ी आंचल ने अरुण को रोकते हुए कहा, जाने दो ना अरुण, शायद नरेन ठीक कह रहा हो। वैसे भी तुम्हें किसी की सुनी सुनाई बातों पर भड़कना नहीं चाहिए। ये सुनकर नरेन ने उससे पूछा कि उसे ये बात किसने बताई। तब आंचल ने कहा, किसी स्पॉट बॉय ने ही तुम्हें माया मैम के साथ खड़े देखा था। उसके बाद ही माया मैम हम दोनों के बारे में पूछने लगी थी। नरेन ने कुछ दुखी होते हुए कहा, भाई मेरे माया मैम के साथ खड़े होने भर से मैं गिल्टी हो गया। दिस इज नॉट फेयर। तब अरुण ने उससे कहा, माफ कर दे भाई, बस मेरा दिमाग इतनी सी बात सुनकर ही घूम सा गया कि तूने, यानी कि मैं जिसे अपना भाई कहता ही नहीं बल्कि समझता भी हूं, उसने मेरी शिकायत लगाई। नरेन ने कुछ बोझिल मन से कहा, ठीक है, मगर अगली बार ऐसा कुछ मत सोचना मेरे बारे में। नरेन ने कह तो दिया था, लेकिन जिस तरह से अरुण ने उससे सवाल किया था उसके बाद उसके दिल में अब पहले जैसी बात नहीं रही थी। वो मेकअप रूम से निकलकर कैंटीन में चला आया। उसकी आदत थी बाकी एक्टर्स की तरह वो अपने कमरे में बैठे बैठे कम ही किसी को ऑर्डर्स देता था। यही वजह थी कि किसी को कहकर चाय या कुछ मंगवाने की बजाय वो अक्सर खुद ही कैंटीन में आ जाता था। एक चाय लेकर अभी वो टहलता हुआ वापस लौट ही रहा था कि तभी उसकी नजर कैंटीन के बाहर लगे एक नोटिस बोर्ड पर पड़ी। उस पर चिपके एक बड़े से कागज पर लिखा था, सिने एम्प्लॉइज यूनियन लेकर आए हैं आपके लिए एक हसीन शाम। और फिर उसमें परफॉर्म करने वाले एक्टर एक्ट्रेस के नामों के बीच लैला और कबीर का नाम देखकर नरेन एकदम से खुश हो गया। ये तो कमाल हो गया, अब पक्का लगता है कि मैं एक साथ ही इन दोनों से मिल लूंगा। फिर उसने अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को गौर से देखते हुए कहा, और लैला रॉय से मिलने का टिकट तो मैं अपनी उंगली में ही पहने घूम रहा हूं। और कबीर सर, आई होप कि इस बार आप मुझे ऑटोग्राफ देना टाल नहीं सकेंगे। फिर टिकट के लिए कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर नोट करके वो वहां से सीधा सेट के फोन बूथ की तरफ चला आया। नरेन उस इवेंट के लिए वीआईपी टिकट बुक करवाकर बेहद खुश था। अब उसे बेसब्री से कल शाम का इंतजार था, जब वो लैला और कबीर का परफॉर्मेंस सामने से देखने वाला था। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।